जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं सर। तमिलनाडु इलेक्शंस को कवर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल ईरान अमेरिका की जंग, उस पर भी नज़र षानी करेंगे, उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली मार्का हक के अंदर जो की मिलिट्री और स्ट्रेटिजिक आउटकम्स हैं फाइनली हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पे जो साहब को आप देख रहे हैं, इनको देख कर आपके जहन के अंदर क्या आया? आई अंडरस्टैंड कि क्या आया, मतलब we all know him, और most of you, majority of you would say कि an actor, बड़ा हिट एक्टर, हाईएस्ट पेड एक्टर। बहुत से आप में से हो सकता है कहते होंगे जी कमाल के गुलकार, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। और अच्छे कंपोज़र, बड़े तरीन कंपोज़र, बल्कि ए आर रहमान के गाने जिन्होंने गाए हैं, बिल्कुल ये भी आप कह सकते हैं। सारा कुछ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब किसी ने अगर फिलांथ्रोपिस्ट का तो भी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क किया है और अपना एक पूरी जर्नी है। लेकिन सर इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन एस्पेक्ट है ना, कि हो सकता है कि ये आपको सीएम के रूप में नज़र आए। तमिलनाडु के अंदर जो इलेक्शंस हुए ना सर, उसके अंदर एक ना बड़ी ड्यूपली थी और दहाइयों की थी, दो जमातों की। और वहाँ पे कोई ऐसी जमात नहीं थी जो उनको चैलेंज कर सकती होती, कोई तीसरा नहीं आ सकता था। लेकिन ये जोसेफ विजय, जिनके भी मैंने सारी तमहीद बांधी, जिनका नाम बताया, इन्होंने 2024 के अंदर अपने एक्टिंग करियर को खैरबाद कह दिया। इन्होंने अलविदा कहा और उन्होंने इलेक्शंस यानी सियासत में आने का फ़ैसला किया। ही हैज़ अ लॉन्ग लेगेसी जिसमें इनकी क्रेज़ी फॉलोइंग है। सो आपको तमिल फ़िल्मों के जो एक्टर्स हैं ना, उनको लोग एक एतबार से बस पूजने की कसर रह जाती है। उनको इतना ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वो लोग रखते हैं। तो ये वो थे। इनका अपना एक फ़ैन क्लब भी इन्होंने बिल्ड किया था। उसके बाद उनकी एक प्रॉपर लेगेसी जर्नी थी जिसमें उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, सोशली बड़े ज़्यादा एक्टिव रहे थे। और जब ये 2 साल पहले इलेक्शंस में आए थे तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 सालों के अंदर ये जो हैं चैलेंज करेंगे दहाइयों की जो एक चल रही थी तसलसल जो था, जिसके अंदर वही 2 पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके, ये इनका नाम जो है ऑल इंडिया कुछ बनता है। इनकी अपनी जमात का नाम इन्होंने रखा जी TVK, तामिल लागा वेट्री काजागाम। नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, तो माजरत उसके लिए। लेकिन जो दहाइयों से निज़ाम चलता आ रहा था, इन्होंने उसको डिसरप्ट किया। अभी जो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं, मैं अगर आपको क्लियर आपके साथ वो शेयर कर दूं तो जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इनकी जोसेफ विजय की जमात जो है TVK, वो उभरी, 108 सीटें ली। और MK स्टालिन, ये नाम आपने सुना होगा, उनको भी इन्होंने शिकस्त दी। उसके बाद इस हिस्टोरिक विन के बावजूद मसला ये बना कि उनको 118 की मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि 234 की मेंबर असम्बली है वहाँ पे। अब उसके अंदर जो 10 सीटें कम पड़ी, जो उनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही, उसके लिए उनकी बातचीत चलती रही। कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों के लिए सपोर्ट का इनको कहा है, वादा किया इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको 5 सीटें और दरकार हैं अभी तक के लिए। तो अगर इनको हम देखते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर का ओहदा इन उठाते हैं ये विजय साहब, तो इनको एक कोalition जो है वो माइनॉरिटी पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट्स के साथ बनानी पड़ेगी। अब इसके अंदर ना पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, तो बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। मैं क्यों इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ये मैंने इतना सा भी जो छोटा सा चंक डिस्कस किया तमिलनाडु के इलेक्शंस के हवाले से, तो वो क्यों किया? क्योंकि सर पाकिस्तानी मीडिया इज़ ऑल साइलेंट, एक खामोशी है, और वो मेरी समझ से बाहर है। मतलब मैं कोई अगर वो मैं कहता हूँ कि कोई मिलिट्री वहाँ पे ड्रिल्स हो रही हैं या कुछ हो रहा है और आप कहते हो कि नहीं जी हमने कवर नहीं करना, तो एक एस्पेक्ट है। अगर आप कहते हो हमने उनके स्पोर्ट्स नहीं चलानी, तो दूसरा एस्पेक्ट है। आप कहते हो हमने उनकी फिल्में भी नहीं चलानी, सारा कुछ, मतलब जो कुछ होता आ रहा है कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, तो आप कहते हो हमारा उनसे हम कुछ कवर ही नहीं करेंगे, उनको आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाएंगे। लेकिन सर आप ये चीज़ें तो नहीं कर सकते। ये तो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कवर्ड। मैंने अपने देखा डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, एक तो ये कि भारतीय आपकी जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप इसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो वो आप VPN के बगैर खोल नहीं सकते। तो एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई और बंदा ही नहीं जिसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। 2-4 लोग हैं जिन्होंने ट्वीट्स किए आगे पीछे, में बड़ा अच्छा लगा। वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इनकी जर्नी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनिशियली ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज BJP शुरू के अंदर। अब आके ऐसा नहीं है। तो अब आके जो आपको प्रॉब्लम क्या है सारी सिचुएशन के अंदर, कि आपको देखना है कि कौन सी जमात
और अवामी सेंटिमेंट क्या है, लोग किस बेसिस के ऊपर वोट दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पे जितना मैंने पढ़ा है मुझे कोई धांधली वाली बातें तो नहीं नज़र आई। इनकी मैस पॉपुलैरिटी थी और उसी के ऊपर इन्होंने वोट हासिल किए हैं और अब हुकूमत बना रहे हैं। इससे सबक सीखना चाहिए इकरारुल हसन को और जवाद अहमद को। एक तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 26 साल PTI की तरह इमरान खान साहब की तरह लगाने पड़े, लेकिन एक चीज़ ज़रूर साबित होती है कि मैस पॉपुलैरिटी के साथ आपकी ऑडियंसेस में परसेप्शन क्या है उसको आपने पॉजिटिव रखना है। अगर आप लोग एंकर्स को हाथापाई पे उतर आएंगे, उनको धक्के देंगे, या अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर माइक निकाल के लड़ना शुरू हो जाएंगे, या आप एक ही जमात को, एक ही लीडर को गालम गलोच करते रहेंगे, निजी उनकी ज़िंदगी के अंदर जाके घटिया गुफ्तगू करेंगे, तो इट डज़ंट वर्क। ये इकरारुल हसन और जवाद अहमद के लिए इसके अंदर एक लेसन है कि दैट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन कम टू पावर। एंड ये जोसेफ विजय साहब की जो जर्नी है इट्स प्रिटी हिस्टोरिक। मतलब ये नोबडी वुड हैव थॉट कि ये दो जमातें जो हैं, इनके अलावा भी कोई तीसरी जमात वहाँ पे हमें नज़र आ जाएगी। कौन है TV के, किसी ने नहीं सुना। मैंने इसीलिए शुरू के अंदर ऑनेस्टी के साथ जब ये आपको इनकी तस्वीर चलाई है तो आई एम 100% श्योर कि मेजॉरिटी स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया में तो शायद लोगों को पता है इनका, फिर भी पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन आंखें बंद कर लेने से इट डजंट वर्क लाइक दैट। जहाँ पे आप लोग ऑपरेशन सिंदूर को कवर कर रहे हैं, मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, करें सर। मुझे नहीं पता वो लोग क्यों करी जा रहे हैं, लेकिन आप करें सेलिब्रेट। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि क्यों हो रहे हैं वहाँ पे, कौन सी स्टेट के इलेक्शन है, उस स्टेट के इलेक्शन अब क्यों हो रहे हैं। क्योंकि उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। गालबन 10 मई को मेरा ख्याल है 2021 में आखिरी इनकी जब बनी थी असम्बली, और ये 10 मई को उसने ख़त्म होना। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं सिर्फ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा था। प्लस ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी इनका जोसेफ विजय की राइस के अंदर। दूसरे इंटरनेशनल ख़बरों के अंदर जाते हैं तो सर हमें जो एक सीज़ फायर है वो अभी तक है सीज़ फायर। ये पता है कैसा सीज़ फायर है? ये अमेरिका और ईरान का सीज़ फायर। ये वैसा सीज़ फायर है जैसा जी इज़राइल और लेबनान का सीज़ फायर है चल रहा है, वो भी सीज़ फायर है, ठीक है। उस सीज़ फायर के बावजूद कि वहाँ पे शहादतें हो रही हैं और कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अभी इज़राइल ने जी 2 लोगों को और तौरा के अंदर शहीद कर दिए जाके, और रेजिडेंट्स को एवैक्यूएशन के ऑर्डर्स हैं और उनको कह रहे हैं निकल जाएं आप, बमबारी चल रही है और सिविलियंस को शहादतें हो रही हैं। हिज़्बुल्लाह जो है वो भी रिस्पांस के अंदर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रही है। सो इट्स गोइंग देयर, सब कुछ चल रहा है। बट स्टिल सर सीज़ फायर है, तो ये वही सीज़ फायर जो है ना अमेरिका का ईरान के साथ भी चल रहा है। सीज़ फायर है, लेकिन 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स जो हैं अपेरेंटली US नेवी के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांजिट किया और स्पेशली अंडर फायर, लेकिन उन्होंने ग्रेट डैमेज दिया अपने एडवर्सरीज़ को। ये है US वर्जन। ईरानी वर्जन जब आप आते हैं तो वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने ट्रूस को वायलेट किया और हमारे ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया उन्होंने, और हमारी कोस्टल सिटीज़ को भी तबाह बर्बाद की। सो ये नैरेटिव की वॉर जो मैंने पिछले शोज़ के अंदर भी किया, अब नैरेटिव की वॉर चल रही है। इट इज़ माई परसेप्शन दैट इट इज़ बिकॉज कि आपको लेवरेज कितना मिलता है नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर। क्योंकि इनिशियली तो नेगोशिएशन हो रही थी ना, जहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से, तो वो तो कहीं बहुत ही पीछे रहेगी। अब कहाँ पे नेगोशिएशन हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉकेड या कंट्रोल जो ईरान के पास है, और जो ईरानियन पोर्ट्स का US का नेवल ब्लॉकेड है, अब इसके हवाले से नेगोशिएशन। बात शुरू कहाँ से हुई थी वो ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी ये JCPOA का जो दूसरा वर्जन है वो हम देख सकते हैं। जो ओबामा साहब का किरदार ट्रंप साहब ने निभाना है वो तो वहीं का वहीं है। तो दैट्स ऑल्सो दैट इज़ देयर। अच्छा जी, ग्लोबली क्यों ये इशू बना है? क्योंकि जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लाइक ऐसे पिछला मसला रह गया, ग्लोबल इकॉनमी का इशू है बिल्कुल जी, इस वजह से। तो कहते हैं इसको ये चोक होल्ड एक बन चुका है, जिसके अंदर देखना ये है कि पीस फ्रेमवर्क के अंदर हु गेट्स टू सिट एट द नेगोशिएशन टेबल फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर लाइक आई स्टेटेड। अब बाकी उसके अंदर चाइना का रोल, यूरोपियन कंट्रीज़ का रोल, एनर्जी क्राइसिस, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बस एक ही चेंज यही आया कि हमने देखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में डायरेक्ट ओपन फायरिंग जो है दैट हैज़ हैपेंड that hadn't happened for a while, that has happened finally जी। मैंने आपको कहा था मार के हक के हवाले से बड़े अहम तरीन दिन है, और इसके अंदर आपको मैं की स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री आउटकम्स हैं जिनको डिस्कस करने की थोड़ी सी ब्रीफली कोशिश करूँगा, बिकॉज आई वांट कि हम किसी एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर सकें टू डिस्कस द होल सिचुएशन एंड हाउ इट इज़ टर्निंग आउट। लेकिन जो एक चीज़ की कंफर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि
इनिशियली पाकिस्तान ने 5 किल्स रिपोर्ट की थी, 5 उनके एयर जेट्स जो थे डाउन करने की बात की थी। उस टाइम भी खालिद चिश्ती एयर कमांडर रिटायर्ड, 3000 से ज़्यादा के इनके फ्लाइंग आवर्स हैं और कमाल इंसान। उनको एयर हेडक्वार्टर्स ने परमिशन दी थी कि वो बाहर जाके मीडिया को बता दें कि 5 किल्स हमारी कंफर्म्ड है। वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने बताया था कि हमने छठी भी कर दी है, लेकिन हमने मीडिया पे सिर्फ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि छठे का सिर्फ जो रैकेज था ऑन द इंडियन साइड, सिर्फ हमें वो नहीं मिला था उस टाइम तक। लेकिन बाद में जैसे वो मिला तो हमने 6 कर दिया। लेकिन बट दे न्यू कि अब आके फाइनली हमने देखा कि जब हम 1 ईयर एनिवर्सरी मना रहे हैं तो उसके अंदर एरियल कॉम्बैट के अंदर वी हैव डाउन 8 ऑफ देयर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। उसमें जी 4 रफ़ेल से आपके Su-30 है, MiG-29 है, S-400 का जी एयर डिफेंस सिस्टम जो आदमपुर के अंदर है वो भी हाईलाइट किया गया था। तो एंड प्रीटी एक्सपेंसिव एट दैट टू। तो ये वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी साइड का एक और जो हमने मार्का कहें, क्लेम कहें, दोनों बातें आप कह सकते हैं। तो 70% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जो इन्होंने वो किया था, हैक किया था हमारे साइबर वॉरियर्स ने, और उनके सवेयर जो की सेवरल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको कंट्रोल किया। सो ऑल इन ऑल हमने फतेह 1 और 2 उसका इस्तेमाल भी किया था और हमने अपने आप को हार्ड पावर के तौर पर मनवाया था, एक रिस्पॉन्सिबल मिडिल पावर के तौर पर उभरे थे हमने, और बाकी ममालिक ने डी एस्केलेशन का रोल किया था। तो ये तो हमारी साइड की थी कि की मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक आउटकम्स क्या थे इसके। इंडियन साइड पे आई एम नॉट सो श्योर कि वो जो 11 बेसिस के तबाह होने की बातें करते हैं। सो हम 8-0 पे खेलते हैं, तो वो 11-0 में कल देख रहा था, पता नहीं मोदी जी की ट्वीट थी कि बीजेपी की ट्वीट थी, इनमें से किसी एक की थी। तो इट जस्ट मेड मी लाफ बिकॉज उनकी 11-0 की कभी कहीं पे किसी ने, पूरी दुनिया ने कहीं पे एक्नॉलेज नहीं किया। यहाँ पे पाकिस्तान की जो इनके इंडियन एयरक्राफ्ट्स के डाउन करने की बात है वो पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया। एक कोई ऐसी इदारा नहीं है, न्यूज़ आउटलेट नहीं है जिसने इसको कोट ना किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 11 एयरक्राफ्ट्स के डाउन करने की बात कर दी। तो मैं इतना आगे नहीं जा रहा, मैं 8 की बात ही करता हूँ। और प्लस एट दैट जो सीज़ फायर था जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया और पाकिस्तान ने उनको एक्नॉलेज किया, वो मोदी जी ने नहीं भी किया। तो दैट्स अनदर एस्पेक्ट स्ट्रेटेजिक आउटकम के अंदर ये भी है कि किस तरह से इंडिया के ताल्लुकात एज अ रिज़ल्ट ऑफ मोदी नॉट एक्नॉलेजिंग ट्रंप्स रोल इन पाकिस्तान इंडियाज़ ऑल आउट असॉल्ट, ये भी उसके अंदर एक एस्पेक्ट था। लेकिन ये बुनियादन मरसूस इफ़ेक्ट जो था या करंट स्टेटस क्या, ये सारा कुछ मामला जो हैं, लाइक आई स्टेटेड कि आई वांट कि हम अगले एक आधे दिन के अंदर किसी पॉडकास्ट में किसी डिफेंस एनालिस्ट के साथ बैठ के करें। फॉर नाउ दिस इज़ ऑल दैट देयर इज़। टिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।